हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। पिछली क्लास में हमने 26 नंबर्स तक देखा था। हम क्या कर रहे थे? रिवोल्ट ऑफ 1857 को देख रहे थे और इसमें हमने 26 नंबर क्वेश्चन को देखा था। 27 नंबर क्वेश्चन मैं करवाने जा रही थी एक्चुअली, और मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैंने नहीं करवाया। आज हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन से। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो, साथ ही साथ घटना चक्र के प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज भी बना हुआ है, और एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज में हमने देखा है एंशिएंट और मेडिवल को काफ़ी अच्छे से देखा है। इसके बाद अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि बुक्स पढ़ना कैसे है। और एनसीईआरटी तो आपको पता है ऑथेंटिक बुक होता है सारे ही एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी, पीपीएससी, सारे स्टेट पीसीएस के लिए होता है। और इसके अलावा मैं बोलूँगी कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉर्म ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर जाके ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं डेली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको शेयर करती हूँ। तो ये आपको हेल्प करेगा सारे ही एग्जाम्स में, चाहे वो मेंस हो, प्रीलिम्स और इंटरव्यू हो। और अगर आप पेपर नहीं पढ़ पाते हैं डेली तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप बस इस न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ लेंगे, या अगर आपको पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है कि पेपर पढ़ना कैसे है, कौन सा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन से। देख लेते हैं। The resolution passed by the Lord Ripon's government was one of the major administrative changes introduced after the 1858. Which of the following was not the part of the resolution? तो आपको पता है कि 1858 के बाद बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुए थे, और उन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज में कौन सा लॉर्ड रिपन के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मेजर चेंज किए थे। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो उनके द्वारा नहीं किया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, रूरल एंड अर्बन बॉडीज वर प्रमोटेड, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज वर ऑफिशियल ऑफ कंपनी, इट परमिटेड द इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल एज चेयरमैन ऑफ लोकल बॉडी, इलेक्टेड मेंबर्स वेर इन माइनॉरिटी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये उसका पार्ट, रेजोल्यूशन का पार्ट नहीं था। रूरल एंड अर्बन बॉडीज वेयर प्रमोटेड, बिल्कुल सही बात है। मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज वेयर ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इट परमिटेड द इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल्स एज चेयरमैन ऑफ लोकल बॉडी, ये भी बिल्कुल सही बात है। इलेक्टेड मेंबर्स वेयर इन माइनॉरिटी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जो मेंबर्स होते थे वो पार्टली इलेक्टेड होते थे और पार्टली नॉमिनेटेड हुआ करते थे। तो हम इसमें आंसर हमारा रॉन्ग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। तो लॉर्ड रिपन की गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में पढ़ना है, और उनका जो सेल्फ गवर्नेंस का जो रेजोल्यूशन लाया गया था वो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज वेयर ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, और मेजोरिटी ऑफ जो मेंबर होते थे लोकल बॉडीज का वो कौन होते थे? ऑफिशियल्स हुआ करते थे कंपनी के। लॉर्ड रिपन को उनके किस काम के लिए जाना जाता है? तो मेनली उनको जाना जाता है क्योंकि उन्होंने इस्टेब्लिश किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, और उन्होंने रिमूव किया था जो भी ऑब्स्टिकल्स थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के बीच में, उनको उन्होंने रिमूव किया था और रेजोल्यूशन पास किया था 1882 में। टाउन्स में पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो दिया गया था म्यूनसिपालिटीज़ को, उसको इनलार्ज किया गया था। मेंबर्स जो होते थे वो पार्टली इलेक्टेड होते थे और पार्टली नॉमिनेटेड होते थे। चेयरमैन जो होते थे वो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर हुआ करते थे। लोकल बॉडीज वेर केप्ट फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, और लोकल बॉडीज को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री भी रखा जाता था। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश ने सोल्जर्स कहाँ से रिक्रूट किए थे, ये हमें बताना है। ट्रेनिंग ऑफ यूपी एंड बिहार, बंगालीज एंड ओडियाज फ्रॉम द ईस्ट, गोरखा, सिख, पठान इन द नॉर्थ, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास। हमें बताना है कि इनमें से उन्होंने किसको रिक्रूट किया था। तो ऑब्वियसली वो उनको रिक्रूट करेंगे जो उनके सपोर्ट में थे 1857 के रिवोल्ट में, और जो उनके अगेंस्ट थे उसको उन्होंने क्रश कर दिया था और कम कर दिया था। तो आपको पता है यूपी, बिहार, इन लोगों ने तो काफ़ी रोल प्ले किया था 1857 के रिवोल्ट में। बंगालीज और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट के लोग किए थे। गुरखा, सिख और पठान जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था, और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के कारण ही उनको रिक्रूट किया जाता है सोल्जर्स के रूप में। तो ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या होता है, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो रिक्रूट करती है सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में। कहाँ से? सिख, गुरखा, पठान कम्युनिटी से, लार्ज स्केल में
वो रिक्रूट करती है और डिक्लेयर करती है एज अ मार्शल कम्युनिटीज, क्योंकि उन्होंने हेल्प किया था। ठीक है, दिस कम्युनिटी सपोर्टेड ब्रिटिशर्स इन सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, और ये वन ऑफ द फेल्योर बना था हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 का, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे इंडियंस थे जिन्होंने पार्टी नहीं लिया था या तो वो उसके अगेंस्ट में खड़े रहे थे। 29th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमें बताना है कि जो बजट का सिस्टम था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और ये किसके लिए होता है, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हमें बताना है तो ये हुआ था 1860 में। 1860 में बजट इंट्रोड्यूस होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में। ठीक है, और पहली बार बजट को इंट्रोड्यूस किया गया था 7 अप्रैल 1860 को, जब वाइसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। और बजट को प्रेजेंट किया गया था बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था 1858 में, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। और एज ए ट्रेड बॉडी तो उनको पहले ही खत्म कर दिया गया था। 1813 में उनको चाय और चीनी के साथ सिर्फ व्यापार करने के लिए रखा गया था, और 1833 में वो भी कंप्लीटली खत्म हो गया था। जेम्स विल्सन जो है वो प्रेजेंट करते हैं बजट को 1860 में, फ्रेम्ड अपॉन द इंग्लिश मॉडल। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्रियन हु कॉल द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो मॉडर्न हिस्ट्रियन कौन है जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को कहा था फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। तो हमें बताना है डॉक्टर आर सी मजूमदार, बी.डी. सावरकर, डॉक्टर एस.एन. सेन और अशोक मेहता। तो वो है आपका बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी हैं जो कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट इंपीरियल रूल इन द रिवोल्ट। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सारे सेक्शन ऑफ जो थे इंडिया के उन्होंने रिवोल्ट में पार्ट लिया था। ठीक है, 31st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी was the main pillar of the revolt of 1857. In order to create disunity and rift between both the communities, what measures were taken by the Britishers? तो हमें पता है कि 1857 का जो रिवोल्ट था और ये इस रिवोल्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी ज़बरदस्त तरीके से देखी गई थी, और इसी यूनिटी को देखकर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि सबसे पहले अगर इंडिया के ऊपर कंट्रोल करना है तो इनकी यूनिटी को कंट्रोल करना होगा। ठीक है, और यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं, 1905 में बंगाल पार्टीशन करते हैं, ईस्ट और वेस्ट बंगाल को डिवाइड कर देते हैं। साथ ही साथ वो बंगाली जो मुस्लिम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ट्रस्ट ना करें, और उनको प्रमोट करते हैं अपने लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। और उसका रिजल्ट ये होता है कि 1906 में किसका फॉर्मेशन होता है, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर यहीं तक नहीं होते, 1909 में फिर क्या हो जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम भी पास कर दिया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इंडिया का डिवीजन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब किसके द्वारा होती हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इनका पहला जो है रिफ्ट का जो बीज बोया गया था वो यहीं से स्टार्ट कर दिया गया था 1857 के बाद। तो इसका पहला स्टेटमेंट है, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय द ब्रिटिशर्स टू क्रिएट डिसयूनिटी और रिफ्ट। इन द अर्ली ईयर्स मुस्लिम्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन सर्विसेज, they were shown as oppressor of the Muslim. It was propagated that the interest of Hindus will be met only by being loyal to the Britishers. हमें बताना है कि कौन सा जो है वो लिया गया था, देखते। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि अर्ली ईयर्स में क्या होता था कि जो मुस्लिम्स जो है वो डिस्क्रिमिनेट किया जाते थे अगेंस्ट में से, और प्रेफरेंस दिया जाता था हिंदूज को। बिल्कुल करेक्ट बात है। दे वेर सोन एज द ऑपरेशन ऑफ द मुस्लिम्स, नहीं, मुस्लिम्स को सोन किया जाता था कि वो ऑपरेशन है किसके, हिंदूज के। ठीक है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इट वॉज प्रोपोगेटेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज विल बी मेट ओनली बीइंग लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, ये भी करेक्ट है। तो 1 ए और सी जो है हमारा वो राइट आंसर है, बी जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी इन द कोर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ब्रिटिश जो है वो वेरियस मेजर्स लेती है टू क्रिएट डिसयूनिटी अमंग हिंदूज और मुस्लिम के बीच में
1857 में। अर्ली ईयर्स में क्या होता है कि मुस्लिम जो है वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं सर्विसेज में, और ब्रिटिश किसको प्रेफरेंस देती है हिंदू सोल्जर्स को, और रिक्रूट करती है उनको ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मुस्लिम सोल्जर्स। ब्रिटिश कॉलोनियल जो अथॉरिटी होती है वो प्रोपोगेट करती है प्रोपेगेंडा कि इंटरेस्ट जो हिंदूज का है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स के लॉयल होने से ही क्रिएट हो सकता है। 32nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द स्टेप टेकन टुवर्ड्स और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन सा स्टेप लिया गया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी के लिए आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये हमें बताना है। द प्रोपोर्शन ऑफ यूरोपियन टू इंडियन इन द आर्मी वॉज रेज्ड। Older policy of excluding Indians from the officer corps was abolished. Indian regiments were made a mixture of various caste and group. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रोपोर्शन था यूरोपियन का उनको इंक्रीज कर दिया गया था इंडियंस के कंपैरिजन में, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स वाज, ऐसा तो था ही नहीं। ऑफिसर का रैंक तो उनको दिया ही नहीं जाता था, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इंडियन रेजिमेंट वर मेड अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कास्ट एंड ग्रुप, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने देखा कि गोरखा इनको भी इंक्लूड कर लिया तो उनका भी रिक्रूटमेंट होने लगा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। 1857 के बाद ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस करते हैं और वो मिलिट्री अपने आर्मीज़ में भी काफ़ी चेंजेस करते हैं, वो रीऑर्गेनाइज करते हैं अपनी आर्मीज़ को। और रीऑर्गेनाइजेशन का मेनली रीज़न क्या होता है कि वो मिटिगेट कर सके जो पॉसिबिलिटी है ऐसे फर्दर रिवोल्ट्स को, और जो यूनिटी है सिपॉयज़ की उनको ब्रेक कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, यूरोपियंस का जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दिया इंडियंस के कंपैरिजन में, ठीक है। और उसका जो रेशियो था 1:2 इन बंगाल आर्मी, 2:5 इन मद्रास एंड बॉम्बे आर्मी, ऐसा रेशियो हो गया था। 1:2 इन बंगाल आर्मी, 2:5 इन मद्रास एंड बॉम्बे आर्मी। इंडियन रेजिमेंट्स को मिक्सचर बना दिया गया था अब वेरियस कास्ट और ग्रुप पे, सो वे प्लेस्ड एज अ बैलेंस्ड ईच अदर, कि कोई भी ऐसा जो कम्युनिटी ना हो, कोई भी ऐसा ग्रुप ना हो वो कास्ट बेसिस पे रिवोल्ट कर सके। और ओल्डर पॉलिसी जो था एक्सक्लूडिंग इंडियंस को ऑफिसर कॉर्प्स के लिए वो कंटिन्यू रहा। और 1914 तक 1914 तक क्या होता है कि किसी भी इंडियंस को हायर पोस्ट नहीं मिला था सूबेदार से ज़्यादा। तो आप समझ सकते हैं कितने ऑपरेशंस हो रहे थे हमारे ऊपर। 33rd हम अपने एक कंट्री में हमारी ही कंट्री में हम स्वतंत्र नहीं थे। 33rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, ये हमें बताना है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1857, चार्टर एक्ट 1831, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बिल्कुल करेक्ट है। क्वींस प्रोक्लेमेशन हमने देखा था 1858 में आया था, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1833 में आता है, 1813 में इसके पहले आता है, उसके बाद आता है 1833 में, जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो हाईली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसी में हमने देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो टाइटल होती है वो चेंज हो जाती है गवर्नर ऑफ वाइसराय आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये हमने देखा था। बाकी हम देखते और उनका जो ट्रेड का जो व्यापार था वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाता है। तो 1892 का जो एक्ट पास होता है इंडियन काउंसिल एक्ट बाय द ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं उनके नंबर्स को इंक्रीज कर देता है किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और इन ऑफिशियल्स को अलाउ भी किया जाता है क्वेश्चन आस्क करने के लिए बजट में, ठीक है। बजट कब पास हुआ था हमने देखा था 1860 में। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन होता है वो कब रेड किया जाता है, वाइसराय कैनिंग्स के द्वारा 1858 में। और चार्टर एक्ट जो पास होता है वो 1833 में होता है, और इसके पहले जो चार्टर एक्ट होता है 1813 में पास होता है, 1831 में नहीं होता है। और आज से हमारा 1857 का जो रिवोल्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।